एकनाथ शिंदे ने बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया है मराठा आंदोलन को लेकर। मैंने पूरे इतिहास को कवर कर रखा है, आगे के कड़ी में आप सुनेंगे। लेकिन मैंने जब तक उसको कवर किया तब तक एक न्यूज निकल के आई जो करंट अपडेट है, आपको बता देते हैं कि ज़बरदस्त अपडेट है मराठा आंदोलन को लेकर। और मराठा आरक्षण आंदोलन की जो आग भड़की है महाराष्ट्र में, इसी बीच सीएम ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे से बातचीत की और मराठा समुदाय को कुणबी जाति कैटेगरी में शामिल होने का वादा किया है। सीएम के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म कर दिया है। बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है जिसको मैं आपको तुरंत बताने के लिए प्रस्तुत हो चुका। हालांकि अच्छी बात यह है कि हमने जो इतिहास बताया है उसको आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा पता चल जाएगा कि संभाजी महाराज के राज्य में जब 50% का आरक्षण दिया जा रहा था, उसी को आधार बनाकर आज वर्तमान समय में ही आरक्षण की मांग की जा रही है। तो कुणबी का दर्जा देने की बात एकनाथ शिंदे ने मान लिया है, यानी कि शिंदे सरकार ने मान लिया है। थोड़ी सी इस पर डिटेल में अगर हम चर्चा करेंगे तो मराठा आरक्षण आंदोलन के उग्र होते ही महाराष्ट्र सरकार का पूरा अमला हरकत में आ गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार सुबह आंदोलन के नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से फोन पर बातचीत की। सीएम एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि आरक्षण देने का वादा कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा और सरकार कुणबी प्रमाण पत्र वितरण के संबंध में ठोस निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में आज की कैबिनेट में ठोस निर्णय लिया जाएगा। सीएम एकनाथ शिंदे के आश्वासन के बाद मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 7वें दिन जल ग्रहण कर अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म कर दिया है। मनोज जरांगे अंतरवली सराती गांव में भूख हड़ताल पर बैठे थे और सोमवार को जरांगे की हालत बिगड़ गई थी। इसके बाद पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन हो गए थे और आपको आगे चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से पूरा मराठा आंदोलन का इतिहास संभाजी महाराज के समय से लेकर वर्तमान में एकनाथ शिंदे तक के समय में चल रहा है। तो चलिए आइए पूरे आरक्षण पर नजर डालते हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण मांग की। ये मामला काफ़ी तूल पकड़ते जा रहा है और इसमें अब तक 12 दिन में 13 लोगों ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। और अब तो सांसद और विधायकों के घरों पर भी हमले बोले जा रही हैं। और 30 अक्टूबर के दिन ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, नेशनल न्यूज बनी, जब वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर और उनके दफ्तर पर पथराव कर दिया जाता है और अपनी मांगों को लेकर पिछले 42 वर्षों में 50 से ज़्यादा लोगों की जान जाने का दावा किया जा रहा है। और सबसे पहली मौत इस आंदोलन को शुरू करने वाले नेता अन्ना साहेब पाटिल की हुई थी और सरकार ने जो अनदेखी की, उनसे नाराज होकर उन्होंने 1982 में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसी में आज हम जानेंगे कि मराठा आरक्षण क्या है और हम मदद लेने वाले हैं भास्कर एक्सप्लेनर की मदद लेकर। उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो पूरा क्रेडिट भास्कर एक्सप्लेनर को जा रहा है। ये जो मुद्दा है 4 दशक पुराना मराठा आरक्षण, इसकी कहानी जो है, जो भास्कर ने बताई है एक्सप्लेनर द्वारा, हम उससे जानने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे 121 साल पहले जब मराठा आरक्षण की नींव पड़ी थी, 26 जुलाई 1902। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी ने एक फरमान जारी किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके राज्य में भी जितनी भी सरकारी पद खाली हैं, उनमें जो महाराष्ट्र के मराठा हैं, उनमें कुणबी और अन्य जो पिछड़े समूह के लोग हैं, उनको इसमें आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण की संख्या लगभग 50% बताई गई थी। किसने किया था, फिर से जानिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी। और आप जानते हैं कि छत्रपति साहू जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोगों को कितना मराठा मानते हैं। और मराठा आंदोलन जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो मराठियों के हकों के लिए ये आंदोलन चलता क्यों है, शुरू क्यों होता है, अगर हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहें। जो मराठा आंदोलन होते हैं या किसी भी राज्य में आंदोलन होते हैं, तो मराठा आंदोलन की थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि पे देखेंगे तो मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है। महाराष्ट्र एक राज्य है, उसके अंदर मुंबई आता है और मुंबई एक महानगर है जहाँ पर बड़े बड़े व्यवसाय हैं और वहाँ पे रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ढेर सारी कंपनियाँ हैं और पूरे देश से लोग मुंबई में जाते हैं और वहाँ पर नौकरी की तलाश में पहुँचते हैं। जब पूरा देश एक ही शहर में पहुँच जाता है
तो उस शहर के ही जो मूल निवासी हैं उनको खुद संकट आ जाता है अपनी रोजी रोजगार के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहले तो लोग जाते थे प्राइवेट कंपनियों में ही जॉब के लिए, लेकिन वहाँ की सरकारी नौकरियों में भी ये घुस जाते हैं। और जो ये आरक्षण की बात की जाती है, ये सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर की जाती है। तो साहू जी महाराज का जो फैसला था एक ऐतिहासिक फैसला था, और यही आगे चल के आरक्षण की व्यवस्था बनती है, जो संवैधानिक व्यवस्था में इसको लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं मराठा समुदाय के लोग। और जो मराठा समुदाय के लोग हैं, इसी को आधार बनाकर ये संविधान में आरक्षण की मांग करते हैं। बात करते हैं 1942 से 1952 तक बॉम्बे सरकार के दौरान भी मराठा समुदाय को 10 साल तक आरक्षण मिला था, और इसके बाद ये आरक्षण कम हो गया था। आज़ादी के बाद मराठा आरक्षण के लिए पहला संघर्ष मजदूर नेता अन्ना साहेब पाटिल ने शुरू किया। उन्होंने ही अखिल भारतीय मराठा महासंघ की स्थापना करके 22 मार्च 1982 को अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में मराठा आरक्षण समेत अन्य 11 मांगों के साथ पहला मार्च निकाला था। पहली रैली उनकी निकली थी, और उस समय उन्होंने कहा था कि अगर मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और इसकी वजह से वहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई तो हमारे अधिकारों की बात कर रहा है। उस समय महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? जब हम बात करते हैं सरकार की, तो उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस जब सत्ता में थी, और बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री थे। और उस समय विपक्ष के जो नेता थे शरद पवार थे। तब शरद पवार कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो उनकी एस है, ठीक है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे अन्ना साहेब नाराज हो जाते हैं, और 23 मार्च 1982 को उन्होंने अपने सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद महाराष्ट्र में पूरा मामला गरमा जाता है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति इन्हीं मुद्दों पर आज भी चल रही है, और तब भी चल रही थी। सरकारें गिरने बनने लगी, और इस राजनीति में मराठा आरक्षण का मुद्दा कहीं ना कहीं दब गया। कुछ चीज़ों का अवलोकन अगर हम करते हैं, जैसे 1997 से 2023 में, तो 1997 की जब हम बात करते हैं तो मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने शुरू किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि मराठा अपर कास्ट नहीं बल्कि कुणबी हैं, जिन्हें खेती किसानी वाला समुदाय माना जाता है। 2008 से 2014 की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और विलासराव देशमुख ने मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन दिया, और अगले कुछ सालों में कई राजनीतिक दलों ने भी इसको समर्थन जताया है। 25 जून 2014 की जब हम बात करते हैं तो उस समय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की सरकार चल रही थी, और उन्होंने एक प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके तहत सरकारी नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में मराठाओं को 16% आरक्षण की बात की गई थी। 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठाओं को 16% आरक्षण देने के फैसले पर रोक लगाती थी, और फिर उसके बाद सारा मामला बढ़ा था। जून 2017 की बात करेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के सोशल, एजुकेशन और फाइनेंशियल स्टेटस की स्टडी के लिए एक स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया। फिर 17 जुलाई 2018 को मराठा संगठन ने पंढरपुर में तय किया कि सीएम, उस समय के जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, को आषाढ़ी एकादशी के दिन भवन विट्ठल की पूजा नहीं करने देंगे। सीएम ने ट्रिप कैंसिल कर दी और कहा कि वो आरक्षण का समर्थन करते हैं, यानी कि इनका विरोध किया गया था। फिर बात करते हैं नवंबर 30, 2018 के स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। 3 दिसंबर 2018 को इस कानून को बॉम्बे हाई कोर्ट में भी चुनौती दे दी गई, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन करता था जिसके मुताबिक किसी राज्य में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। यानी कि आपको बता दें कि किसी राज्य में भी आज भी ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि किसी राज्य में जो 100% मान लीजिए सीट है, उसमें से 50% से ज़्यादा आप किसी को भी आरक्षण नहीं दे सकते हैं। और आपको याद होगा कि जब EWS का मामला आया था तो उसमें सभी ने विरोध किया था, जो गैर NDA शासित राज्य हैं
उन्होंने विरोध किया कि जो हमारा 50% 40% अधिकार है उसमें से हम 10% नहीं देंगे। तब सरकार ने स्पष्ट किया था, केंद्र सरकार ने, कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये जनरल कोटे से, जो उनका कोटा है उसमें से 10% दिया जाएगा। तब जाके मामला कहीं शांत हुआ था और EWS उस समय लागू हुआ था। उसी प्रकार से जब 50% से ज़्यादा हुआ तो ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बताया था और उल्लंघन होने की बात कही थी। फिर मामला आता है 27 जून 2019 को। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले कानून की संवैधानिक वैलिडिटी पर रोक लगा दी। हालांकि उन्होंने इसे 16% से घटाकर 12% करने का सुझाव दिया था। फिर मामला आगे बढ़ता है 5 मई 2021 को। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की खंडपीठ ने मराठा रिजर्वेशन को असंवैधानिक करार दे दिया। 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 2023 में वर्तमान मुख्यमंत्री CM एकनाथ शिंदे हैं, जो पहले शिवसेना में हुआ करते थे, लेकिन शिवसेना से बगावत करके शिवसेना को अपने अंडर में ले लिया है और शिवसेना का चुनाव चिन्ह के साथ साथ पूरी पार्टी अब इनके पास है और ये खुद महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री हैं। अगस्त से जो प्रदर्शन जारी हैं, CM एकनाथ शिंदे ने इस पर जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि हम मराठा आरक्षण के लिए 2 तरीके से काम कर रहे हैं। पहला कुणबी प्रमाण पत्र के द्वारा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन के जरिए। तो इस प्रकार से ये मामला पूरा तूल पकड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और भी अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो जो चीज़ें हमने बताई है, तो आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया था। जब हम इसकी बात करते हैं तो संविधान व्याख्याताओं ने इस प्रकार से बताया है कि 1991 में PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने आर्थिक आधार पर सामान्य श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था और इस पर इंदिरा साहनी ने उसे चुनौती दे दी थी। इस केस में 9 जजों की बेंच ने कहा था कि आरक्षित सीटों स्थानों की संख्या कुल उपलब्ध स्थानों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है। तब से यह कानून ही बन गया और राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता था, यानी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। 50% से बढ़ाकर आरक्षण को कैसे दिया जा सकता है? मराठा आरक्षण के मसले पर जब सुनवाई चल रही थी तो मुकुल रोहतकी, कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने दलील दी कि 1992 से अब तक के हालात में काफ़ी कुछ बदलाव हो गए हैं और ऐसे में राज्यों को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि आरक्षण कितना देना है। दलील दी गई कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जब 2019 में EWS आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण दिया तब संविधान में संशोधन किया गया। इसे 28 राज्यों में कुल आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर निकल गई है। ऐसे में इंदिरा साहनी केस में सुनाए फैसले की समीक्षा होनी चाहिए। इंदिरा साहनी केस में जजों की संख्या 9 थी, यानी कि 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था और यदि उस फैसले को पलटना है तो उसका रिव्यू करना है तो नई बेंच में 9 से ज़्यादा जज होने चाहिए। इसी वजह से 11 जजों की संवैधानिक बेंच बनाने की मांग चल रही है। अब हम बात करते हैं क्या किसी राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया गया है? तो अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। उससे पहले ही तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 69% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो तमिलनाडु ने कहा था कि राज्य की 87% आबादी पिछड़े तबकों से है। हरियाणा विधानसभा में जाटों के साथ साथ 9 अन्य समुदायों को 10% आरक्षण दिया गया था। इससे राज्य में कुल आरक्षण 67% हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द करने से पहले तक महाराष्ट्र 65% के साथ सूची में तीसरे नंबर पर था। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 62, 55 और 54% आरक्षण है और इस तरह 7 राज्यों में 50% से ज़्यादा आरक्षण आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के पहले से लागू था। वहीं 10 राज्यों में 30 से 50% तक आरक्षण लागू था। यानी कि जो 50% के आरक्षण का नियम है उसका उल्लंघन खुल्ला जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लागू करती है, लेकिन अगर हम कानून के हिसाब से जानेंगे तो इसको नहीं लागू किया जा सकता। आपको पता होगा कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। किन चीज़ों में? सरकारी नौकरियों में
अभी हाल ही में शिक्षक भर्ती का बीपीएससी द्वारा टीआरई आयोजित की गई थी, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 49 से 50% आई हुई है जो पास हुए थे। बात करते हैं निजाम युग में मराठावाड़ा क्षेत्र में मराठों को कुणबी माना जाता था और वे ओबीसी श्रेणी में आते थे। हालांकि जब यह क्षेत्र महाराष्ट्र में शामिल हो गया तो उन्होंने यह दर्जा खो दिया। मराठा कोटा नेता मनोज जारंगे पाटिल जैसे कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि मराठों को फिर से कुणबी के रूप में वर्गीकृत किया जाए और उन्हें ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र बनाया जाए। अगस्त में जारंगे पाटिल ने अपने गांव अंतरवाली सारथी में विरोध प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। 1 सितंबर को विरोध हिंसक हो गया था, यानी कि अगस्त में शुरू किया गया था और ये सितंबर आते आते हिंसक हो गया और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। और उस समय भी इस न्यूज़ को हमने एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री शिंदे ने घोषणा की कि कैबिनेट ने मराठावाड़ा के मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने का संकल्प लिया है और इसलिए पैनल ने 2 महीने की मांग की है। जारंगे पाटिल ने 14 अक्टूबर को जालना जिले में एक विशाल रैली में कहा कि 24 अक्टूबर के बाद या तो मेरा अंतिम संस्कार जुलूस होगा या समुदाय की जीत का जश्न होगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सभी प्रमुख मराठी समाचार पत्रों में प्रमुख विज्ञापन चलाए। विज्ञापनों में वह सब कुछ है जो सरकार ने मराठों के लिए अब तक किया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे जालना के अंतरौली में 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। शिंदे ने कहा, मनोज जारंगे से मेरी अपील है कि वे हमें थोड़ा समय दें। सरकार को उनकी तबीयत की चिंता है, उनसे अपील है कि वो दवा पानी लें। इस बीच राज्य में 11 दिनों में 13 लोगों द्वारा सुसाइड कर लिया गया। यानी कि जो मराठा आंदोलन है लगभग ये उसी समय से चल रहा था जब छत्रपति साहू जी महाराज का एक फरमान आता है जिसमें उन्होंने अपने राज्य में सभी सरकारी नौकरियों में जो राजकीय कर्मचारी होते थे, उस समय राजा रजवाड़ों का समय था, उसमें भी इन्होंने 50% का आरक्षण मराठा, कुणबी और पिछड़े लोगों को दिया था। और आपको पता है कि मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, ये सारे जो शहर हैं ये महानगरों के अंतर्गत आते हैं और इन जगहों पर लोग नौकरी की तलाश में जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनमें ये सारे एक तरह से नफ़रत फैलती है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक मामला जो पिछले वर्ष चला था मनीष कश्यप वाला बिहार में, जिसमें तमिलनाडु से बिहार के जो कर्म मजदूर हैं उनके साथ मारपीट की बातें निकली थी। और ये भी उसी तरह का था जैसे कि यहाँ बिहार से लोग तमिलनाडु चले जाते थे और वहाँ तमिलनाडु के जो लोकल लोग थे उन्हें काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उन लोगों ने इनके ऊपर हमला बोला। ऐसी रिपोर्ट आई थी मीडिया के जरिए और लास्ट में आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप के ऊपर ये न्यूज़ यानी कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए एनएसए लगाया गया है और साथ में बहुत सारे पत्रकारों पर लगाया था जिन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं जेल में डाला गया है और उन पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की, जिसमें दैनिक भास्कर जो है इसका अहम योगदान था और जिससे हमें भी जानकारी मिली, क्योंकि हम पढ़ के ही आपको पढ़ाते हैं और पढ़ने के लिए हमें न्यूज़ स्क्रॉल करना पड़ता है। दैनिक भास्कर हुआ और एमपीएस हिंदी जो है प्रॉपर हिंदी न्यूज़ आपको एनालिसिस करता है। तो हिंदी न्यूज़ के लिए हम जब द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, बहुत सारे जो पेपर हुए, द हिंदू हुआ, इन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को जब पढ़ते हैं तो प्रॉपर चीज़ें हम आपको पहुंचा लेते हैं। और फिर उसके बाद हम दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जितने भी आपके हिंदी पेपर हैं और भी बहुत सारे ऐसे सैकड़ों पेपर हैं जिनको हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बेहतरीन होता है वो कंटेंट आपके यहाँ हम लेके आते हैं। उम्मीद है कि आपको अभी तक मराठा आरक्षण की जो मांग है उसके बारे में डिटेल में पता चल गया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।